आज हम बात करने वाले हैं गृह सज्जा की। यानी अपने घर को सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि एक खूबसूरत आशियाना बनाने की कला के बारे में। देखिए, ये सिर्फ महंगी महंगी चीजें खरीदकर कहीं भी रख देने का नाम नहीं है। असल में ये अपनी जगह को आरामदायक, सुंदर और साथ ही उपयोगी बनाने का एक तरीका है। पर हाँ, एक सवाल हम सबके मन में आता है, क्या घर को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना वाकई जरूरी है? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और पता लगाते हैं कि क्या कम बजट में भी एक सपनों का घर तैयार हो सकता है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि गृह सज्जा आखिर है क्या, फिर जानेंगे कि इसके मकसद और सिद्धांत क्या हैं। इसके बाद हम सबसे दिलचस्प हिस्से पर आएंगे कि कम खर्च में घर कैसे सजाएं, और आखिर में बात करेंगे अच्छी पसंद के महत्व पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, गृह सज्जा का परिचय। और जैसा कि यहाँ लिखा है, ये सिर्फ सजावट नहीं है, यकीन मानिए ये उससे कहीं ज्यादा है। तो ये गृह सज्जा आखिर है क्या चीज? बहुत आसान शब्दों में ये घर को इस तरह से सजाने और व्यवस्थित करने की कला है कि वो देखने में तो सुंदर लगे ही, साथ ही आरामदायक और काम का भी हो। मतलब इसमें सुंदरता और उपयोगिता दोनों का परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। यही इसकी असली पहचान है। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि गृह सज्जा क्या है, पर सवाल ये है कि हम ऐसा करते ही क्यों हैं? आखिर घर को सजाने के पीछे हमारा मकसद क्या होता है? देखिए, इसके कई बड़े मकसद हैं। सबसे पहले तो जाहिर है घर की सुंदरता बढ़ाना, फिर आता है आराम और सुविधा। एक सजा सजाया घर स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए भी बहुत अच्छा होता है। साथ ही हमारा घर हमारे व्यक्तित्व का आईना भी तो होता है। और सबसे जरूरी बात, यह सब कुछ हमारे बजट में यानी आर्थिक संतुलन के साथ होना चाहिए। अब जब हम मकसद समझ गए हैं तो चलिए उन नियमों की बात करते हैं, वो सिद्धांत जो एक अच्छे डिजाइन की नींव होते हैं। इन्हें सफल डिजाइन के सुनहरे नियम भी कह सकते हैं। ये 6 सिद्धांत बहुत जरूरी हैं। पहला है संतुलन, मतलब सारा भारी सामान एक तरफ न हो। दूसरा है अनुपात, यानी छोटे कमरे में बहुत बड़ा फर्नीचर न हो। तीसरा सामंजस्य, मतलब रंग, पर्दे, फर्नीचर सब एक दूसरे से मेल खाते हों। चौथा है लय, यानी डिजाइन और रंगों का दोहराव जो आंखों को अच्छा लगे। पांचवा केंद्र बिंदु, यानी कमरे में कोई एक चीज जो ध्यान खींचे। और छठा और शायद सबसे जरूरी, सरलता, यानी बेवजह की चीजों से घर को ना भरें। और अब हम आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद हम सबको बेसब्री से इंतजार था। कम खर्च में एक आकर्षक घर कैसे बनाया जाए? क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सुंदरता महंगी चीजों की मोहताज नहीं होती। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम जिसमें एक भी पैसा खर्च नहीं होता, वो है साफ सफाई। यकीन मानिए, एक साफ सुथरा घर आधा सजा हुआ तो वैसे ही लगता है। यही हर अच्छी सजावट की नींव है। दूसरा तरीका है अपनी क्रिएटिविटी को जगाना। पुरानी चीजों को फेंकने की बजाय उन्हें एक नया जीवन दे। जैसे पुराने गमलों को नए रंग में रंग दे या कांच की बोतलों से कोई सजावटी चीज बना ले। इससे घर को एक बहुत ही पर्सनल और अनोखा टच मिलता है। क्या घर की दीवारें सूनी सूनी लगती हैं? अरे, दीवारें तो घर की कहानी कहती हैं, उन्हें खाली क्यों छोड़ना? उन पर हाथ से बनी कोई पेंटिंग, परिवार की कुछ यादगार तस्वीरें या फिर कागज से बनी कलाकृतियां लगाएं। आप देखेंगे कि कैसे कम खर्च में ही दीवारों में जान आ जाती है। और प्रकृति से बेहतर डिजाइनर कौन हो सकता है ना? घर में थोड़ी हरियाली ले आइए। तुलसी या मनी प्लांट जैसे पौधे न सिर्फ हवा को साफ करते हैं बल्कि घर को एक ताजगी और सुकून भरा एहसास भी देते हैं। ये शायद सबसे सस्ता और सबसे खूबसूरत सजावट का तरीका है। रंगों की ताकत को कभी कम मत आंकिए। यहाँ एक छोटी सी ट्रिक है जो बहुत काम आती है। दीवारों पर हल्के रंगों का इस्तेमाल करें। ऐसा इसलिए क्योंकि हल्के रंग रोशनी को ज्यादा फैलाते हैं, जिससे कमरा अपने आप बड़ा, हवादार और ज्यादा रोशन लगने लगता है, और वो भी बिना किसी बड़े खर्च के। तो चलिए अब कुछ आम समस्याओं और उनके आसान समाधानों पर एक नज़र डालते हैं। अगर कमरा छोटा लगता है तो हल्के रंगों और बड़े शीशों का इस्तेमाल करें। रोशनी कम है, हल्के रंग के पर्दे और कुछ अतिरिक्त लाइटें लगाएं। जगह की कमी महसूस हो रही है तो फोल्डिंग फर्नीचर एक बेहतरीन उपाय हो सकता है। और हाँ, अगर घर में सामान बिखरा रहता है तो उसका एक ही इलाज है, सही स्टोरेज की व्यवस्था। तो हमने सिद्धांत समझ लिए,
कम बजट के तरीके भी जान लिए, पर इन सब के ऊपर एक चीज है जो इन सबको एक साथ जोड़ती है, और वो है अच्छी पसंद का महत्व, क्योंकि आखिर में किसी का घर उसकी पहचान ही तो होता है। और ये बात इस पूरी चर्चा का सार है कि अच्छे स्वाद वाला व्यक्ति दिखावे से दूर रहता है। वह सरल, सुसंगत और सुंदर वस्तुओं का चयन करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अच्छी पसंद का मतलब सादगी और सुंदरता है, महंगा दिखावा नहीं। कला की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। हम उन मूल चीजों को समझने की कोशिश करेंगे जिनसे मिलकर कोई भी पेंटिंग, कोई भी डिजाइन बनता है। आप कह सकते हैं कि ये कला की ABCs हैं, उसकी असली नींव। और देखिए शुरुआत कितनी खूबसूरत बात से हो रही है। ये सिर्फ एक किताबी परिभाषा नहीं है, ये तो कला का सार है, उसकी आत्मा है। मतलब कला क्या है? इंसानी भावनाओं को, ख्यालों को, कल्पना को एक सुंदर रूप देने का तरीका। तो सवाल उठता है, आखिर कला है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो जब कोई इंसान अपने दिल की बात, अपने अंदर की दुनिया को बिना कुछ कहे, सिर्फ लकीरों से, रंगों से, आकृतियों से दुनिया के सामने रख दे, बस वही कला है ना कमाल? ये अपने आप में एक पूरी भाषा है जो दिखती है। लेकिन इसकी जरूरत क्या है? क्या ये सिर्फ म्यूजियम और गैलरी की चीज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कला तो हमारे चारों तरफ है। ये हमें सुकून देती है, हमारे अंदर खूबसूरती को देखने और सराहने की समझ पैदा करती है। यही तो हमारी क्रिएटिविटी को जगाती है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं सब कला के जरिए ही तो पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहती है। हमारे घर की सजावट से लेकर हमारे कपड़ों के डिजाइन तक हर जगह कला ही तो है जो चीजों को खूबसूरत बनाती है। तो चले अब उन औजारों को देखते हैं जिनका इस्तेमाल हर कलाकार करता है। ये कला के मुख्य तत्व हैं जिनके बिना कोई भी रचना मुमकिन नहीं है। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। हाँ, ड्राइंग या पेंटिंग की शुरुआत एक बहुत ही मामूली सी चीज से होती है, एक रेखा। टेक्निकली ये बस बिंदुओं को जोड़ने से बनती है, पर सच पूछिए तो आर्ट में ये सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है। रेखाएं भी कई तरह की होती हैं, सीधी, लेटी हुई यानी क्षैतिज, तिरछी और घुमावदार। और मजे की बात यह है कि हर लाइन का अपना एक मूड, अपनी एक एनर्जी होती है, जिसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। अच्छा, जब यही रेखाएं घूम फिरकर एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और किसी जगह को घेर लेती हैं, तो क्या बनता है? एक आकार। ये किसी भी चीज की बाहरी बनावट होती है, उसकी आउटलाइन। कुछ आकार बिल्कुल बेसिक होते हैं, जैसे कि गोल, चौकोर और तिकोना। ये आर्ट की दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं। इन्हीं को मिलाकर दुनिया की हर जटिल से जटिल चीज बनाई जा सकती है। अब आते हैं उस चीज पर जो शायद हमारी भावनाओं पर सबसे गहरा असर डालती है, रंग। लाल, नीला, पीला। जरा सोचिए, हर रंग हमारे मन में एक अलग एहसास जगाता है। रंगों के बिना तो दुनिया ही बेरंग लगती है ना? रंगों की इस पूरी साइंस को समझने के लिए कलर व्हील सबसे अच्छा तरीका है। देखिए, 3 होते हैं प्राइमरी रंग, लाल, नीला और पीला। इन्हें कोई और रंग मिलाकर नहीं बनाया जा सकता, ये सबसे बेसिक हैं। और जब हम इन्हीं प्राइमरी रंगों को आपस में मिलाते हैं तो हमें मिलते हैं सेकेंडरी रंग, जैसे हरा, नारंगी और बैंगनी। अगला एलिमेंट है बनावट यानी टेक्सचर। ये किसी भी चीज की सतह के बारे में है, मतलब वो छूने में कैसी है या फिर देखने पर कैसी महसूस होती है। ये कला का वो पहलू है जो हमारे छूने के एहसास को जगाता है। जैसे यहाँ देखिए, एक तरफ चिकनी सतह है, कांच या रेशम जैसी, और दूसरी तरफ खुरदुरी सतह है, जैसे कोई पत्थर या ऊन। एक अच्छा कलाकार अपनी कला में इन बनावटों को इस तरह दिखा सकता है कि हम आंखों से देखकर ही उसे महसूस कर लें। अब एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर आते हैं, वो जो वहां नहीं है, यानी कि खाली जगह। जी हाँ, चीजों के आसपास और उनके बीच की जो खाली जगह होती है, उसे ही हम स्पेस कहते हैं। और ये बात गांठ बांधने वाली है कि खाली जगह उतनी ही जरूरी है जितनी भरी हुई जगह। यही खाली जगह किसी भी डिजाइन को भरा भरा लगने से बचाती है और उसे एक खुलापन, एक सुकून का एहसास देती है। अच्छा, ये सब थ्योरी तो ठीक है, रेखा, रंग, आकार, पर इसका हमारी असल जिंदगी से क्या लेना देना? ये सब बातें घर की सजावट जैसी रोजमर्रा की चीजों में कैसे काम आती हैं?
चलिए अब इन सभी औजारों को एक्शन में देखते हैं। शुरुआत करते हैं रेखा और आकार से और समझते हैं कि ये हमारे आसपास के माहौल पर कैसे असर डालते हैं। जरा सोचिए, एक कमरे में ऊंची ऊंची बुक शेल्फ्स हैं, लंबे पर्दे हैं। कैसा महसूस होगा? थोड़ा फॉर्मल, मजबूत और ऊंचाई का एहसास होगा। वहीं एक लंबा सा सोफा या एक चौड़ी टेबल शांति और ठहराव का एहसास देगी। ये है रेखाओं का जादू। इसी तरह तिरछी लाइंस को देखिए, जैसे सीढ़ियों में, उनमें एक मूवमेंट है, एक एनर्जी है। और वही एक गोल मेज या सोफे का घुमावदार कोना, उसमें एक नरमी है, एक बहाव है। आकार भी यही काम करते हैं। ये कमरे में बैलेंस लाते हैं। गोल चीजें जैसे गोल लैंप या कुशन माहौल को थोड़ा नरम बनाते हैं, जबकि चौकोर फर्नीचर जैसे एक टेबल मजबूती और स्थिरता का भाव देती है। चलिए अब माहौल को बदलने वाले सबसे बड़े खिलाड़ियों पर आते हैं, रंग और बनावट। देखते हैं कि ये घर के डिजाइन में कैसे जादू भरते हैं। रंगों का तो सीधा असर हमारे मूड पर होता है। हल्के रंग जैसे सफेद, क्रीम, ये शांति देते हैं और एक छोटे कमरे को भी बड़ा और हवादार दिखाते हैं। और गहरे रंग जैसे गहरा नीला या लाल, ये एक ड्रामा, एक एनर्जी और गंभीरता लेकर आते हैं। और आखिर में इन सबको एक साथ बांधने वाली चीज स्पेस और बैलेंस। मतलब चीजों को इस तरह से रखना कि सब कुछ हार्मोनियस लगे, सब कुछ संतुलित लगे। इसके लिए कुछ आसान नियम हैं। सबसे पहला, कमरे को ठूस ठूस कर भरी नहीं। खाली जगह को उसका काम करने दें, वो खुलापन लाती है। हमेशा फर्नीचर और खाली जगह के बीच एक तालमेल बिठाएं। याद रखें, एक अच्छी तरह से रखी गई चीज जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी है एक अच्छी तरह से छोड़ी गई खाली जगह। कभी सोचा है कि क्यों कुछ जगहें हमें इतनी अच्छी, इतनी आरामदायक लगती हैं? इसका राज छिपा है डिजाइन के कुछ सिद्धांतों में। चलिए आज इन्हीं सिद्धांतों को समझते हैं जो किसी भी जगह को एकदम खूबसूरत बना देते हैं। ये तो हम सब ने महसूस किया होगा, है ना, कि कुछ कमरों में जाते ही एक सुकून मिलता है, एक शांति सी मिलती है। और कुछ कमरे पता नहीं क्यों अजीब और बिखरे बिखरे से लगते हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? तो इसका जवाब छिपा है डिजाइन के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में। यही वो सिद्धांत हैं जो तय करते हैं कि कोई जगह हमें इतनी आकर्षक क्यों लगती है। तो सवाल उठता है कि ये डिजाइन प्रिंसिपल्स आखिर हैं क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये वो गाइडलाइंस हैं, वो नियम हैं जो किसी भी चीज को देखने में सुंदर और बैलेंस्ड बनाते हैं, फिर चाहे वो घर की सजावट हो या कोई पेंटिंग हो। आज हम डिजाइन के 6 सबसे जरूरी सिद्धांतों पर बात करने वाले हैं। ये हैं बैलेंस, प्रोपोर्शन, हार्मनी, रिदम, एम्फेसिस और सिंप्लिसिटी। आप कह सकते हैं कि ये किसी भी सुंदर घर की नींव हैं। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सिद्धांत से, बैलेंस यानी संतुलन। यही वो चीज है जो किसी भी कमरे में एक स्थिरता और शांति का एहसास कराती है। तो ये बैलेंस है क्या? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कमरे में रखी चीजों का जो विजुअल वेट है, मतलब जो वजन हमारी आंखों को महसूस होता है, वो बराबर बटा हुआ लगे। इससे देखने में एक सिमेट्री और आराम महसूस होता है। बैलेंस भी ना 2 तरह का होता है। पहला है सिमेट्रिकल बैलेंस। इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ एक जैसी चीजें होती हैं, जिससे एक फॉर्मल, एक जैसा लुक आता है। और दूसरा है एसिमेट्रिकल बैलेंस, जहां चीजें तो अलग अलग होती हैं लेकिन उनका विजुअल वेट, उनका वजन आंखों को बराबर ही महसूस होता है। इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक सोफे के दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसे लैंप रखे हैं, ये हो गया सिमेट्रिकल बैलेंस। वहीं दूसरी तरफ एक साइड एक बड़ा सा शो पीस रखा है और उसे बैलेंस करने के लिए दूसरी साइड 2 छोटे शो पीस रखे हैं। ये है एसिमेट्रिकल बैलेंस। कितना आसान है समझना, है ना? अच्छा, अब बात करते हैं 3 और जरूरी सिद्धांतों की, प्रोपोर्शन, रिदम और हार्मनी। ये तीनों मिलकर किसी भी कमरे को एक सुंदर रूप देते हैं। तो सबसे पहले है प्रोपोर्शन यानी अनुपात। इसका सीधा सा मतलब है कि चीजों का साइज एक दूसरे के हिसाब से और उस पूरी जगह के हिसाब से कैसा है। जरूरी यह है कि सब कुछ सही साइज का हो। इसका एक बहुत ही सीधा सा नियम है। एक छोटे से कमरे में एक बहुत बड़ा सोफा, जाहिर है अजीब ही लगेगा। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि फर्नीचर का आकार कमरे के आकार से मेल खाता हो।
अगला सिद्धांत है रिदम यानी लय। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आंखों के लिए एक मूवमेंट बनाना। जब लाइनें, शेप्स या रंग बार बार दोहराए जाते हैं तो एक रिदम पैदा होती है जो हमारी नज़र को एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर आसानी से ले जाती है। और लय बनाना बहुत आसान है। चीज़ों या रंगों को बस दोहराने से लय बन जाती है। जैसे कि मान लीजिए एक जैसे कुशन कवर्स का इस्तेमाल करना। इसके बाद आता है हार्मनी यानी सामंजस्य। ये सिद्धांत बस ये पक्का करता है कि कमरे की सारी चीजें एक दूसरे के साथ अच्छी लगें। ये रंगों, आकारों और चीजों का एक ऐसा मेल है जो एकता का, एक जुड़ाव का एहसास कराता है। और देखिए, जब कमरे के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से मेल खाते हैं तो नतीजा हमेशा सुंदर ही होता है। अगर पर्दे, दीवारें और फर्नीचर में हार्मनी है तो कमरा अपने आप खूबसूरत लगेगा। चलिए, अब हम अपने आखिरी दो सिद्धांतों पर आते हैं जो किसी भी डिजाइन को फाइनल टच देते हैं। एम्फेसिस और सिंप्लिसिटी। ये दोनों फोकल पॉइंट बनाने और फालतू की चीजों से बचने के बारे में है। एम्फेसिस या कह लीजिए आकर्षण का केंद्र, ये वो जगह या चीज है जो कमरे में घुसते ही सबसे पहले हमारा ध्यान अपनी ओर खींचती है। ये एक तरह से उस जगह का फोकल पॉइंट बन जाता है। ये कुछ भी हो सकता है। कोई बहुत सुंदर सी पेंटिंग हो सकती है, एक फायरप्लेस हो सकता है या कोई खास सजावटी चीज भी हो सकती है। ये कमरे की सुंदरता में चार चांद लगा देती है। और आखिर में सिंप्लिसिटी का सिद्धांत। इसका सीधा सा मतलब है कि बहुत ज्यादा सजावट से बचना है। कभी-कभी कम ही ज्यादा होता है। एक सिंपल और सलीके से सजी जगह भरी हुई जगह से कहीं ज्यादा असरदार होती है। ठीक है, तो हमने ये सारे सिद्धांत समझ तो लिए, लेकिन सवाल ये है कि ये इतने जरूरी क्यों हैं? इन्हें घर की सजावट में लागू करने से होता क्या है? देखिए, जब इन सिद्धांतों का पालन किया जाता है तो इसके फायदे साफ दिखते हैं। कमरा बैलेंस्ड और ऑर्गेनाइज लगता है, रंगों और चीजों में एक हार्मनी होती है और वो जगह अपने आप आकर्षक और आरामदायक बन जाती है। और सबसे जरूरी बात, इससे एक मानसिक शांति और सुंदरता का एहसास होता है। एक बात हमेशा याद रखिए, इन सिद्धांतों के बिना महंगी से महंगी चीजों से भरा कमरा भी बिखरा हुआ और अनबैलेंस लग सकता है। अच्छा डिजाइन सोच समझकर, इरादे से किया जाता है, ये कोई तुक्का नहीं है। हम इसी फर्नीचर की कला को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे सही फर्नीचर किसी भी जगह की पूरी काया पलट कर सकता है। तो सवाल यही उठता है कि एक घर को सुंदर और आरामदायक क्या बनाता है? क्या वो दीवारों का रंग है या फिर खुली जगह? देखिए, ये सारी चीजें जरूरी तो हैं, पर असली जादू वो तो फर्नीचर में ही होता है। आज की इस चर्चा में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम फर्नीचर के महत्व को समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि फर्नीचर कितने तरह के होते हैं, उन्हें चुनते कैसे हैं, और आखिर में घर के अलग-अलग कमरों में उसे सजाने के क्या सिद्धांत होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। देखिए, फर्नीचर का मतलब सिर्फ खाली जगह भरना नहीं है। ये हमारे घर में कई बहुत ज़रूरी भूमिकाएं निभाता है, जो हमारे आराम और घर की सुंदरता दोनों के लिए बेहद ज़रूरी हैं। सोचिए ज़रा, फर्नीचर सिर्फ एक चीज़ नहीं है, ये हमें आराम देता है। मतलब दिन भर की थकान के बाद वो आरामदायक सोफ़ा, है ना, ये हमें सुविधा देता है, जैसे किताबें रखने के लिए बुक शेल्फ। ये घर में सुंदरता लाता है, जगह का सही इस्तेमाल करता है, और सबसे बड़ी बात, ये हमारे व्यक्तित्व को दिखाता है, हमारी पसंद नापसंद की कहानी कहता है। अच्छा, तो जब हम फर्नीचर की बात कर ही रहे हैं, तो हमारे पास विकल्प क्या क्या हैं? चलिए एक नज़र डालते हैं कि बाजार में कितने तरह के फर्नीचर मिलते हैं। अगर मोटे तौर पर देखें तो फर्नीचर इन कुछ श्रेणियों में आता है, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक और लोहे का फर्नीचर तो बहुत आम है। इनके अलावा फोल्डिंग और मॉड्यूलर फर्नीचर भी होते हैं, जो आजकल की ज़रूरतों को देखकर बनाए गए हैं। मॉड्यूलर का मतलब वो फर्नीचर जिसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदल सकते हैं या जोड़ घटा सकते हैं। अब जैसे प्लास्टिक फर्नीचर को ही ले लीजिए। एक तरफ तो ये हल्का, सस्ता और पानी से खराब नहीं होता, जो इसे बालकनी या बगीचे के लिए बहुत अच्छा बनाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये आसानी से टूट भी सकता है और लकड़ी या लोहे जितना मजबूत और टिकाऊ नहीं होता। और अब बात करते हैं लकड़ी के फर्नीचर की। ये मजबूत होता है, इस पर बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं और ये घर को एक क्लासिक लुक देता है। हाँ, ये बात सच है कि शीशम या सागौन की लकड़ी का फर्नीचर थोड़ा महंगा जरूर हो सकता है, लेकिन इसकी उम्र इतनी लंबी होती है
कि एक बहुत अच्छा निवेश साबित होता है। ठीक है, तो हमने फर्नीचर के प्रकार तो देख लिए, पर अब असली सवाल ये है कि जब खरीदने जाएं तो सही फर्नीचर चुने कैसे। तो हमारा अगला हिस्सा इसी बारे में है, एक प्रैक्टिकल गाइड जो हमें एक स्मार्ट फैसला लेने में मदद करेगी। देखिए, फर्नीचर चुनना एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहला कदम, कमरे का साइज देखें। दूसरा, अपना बजट तय करें। इसके बाद फर्नीचर कितना मजबूत है, कितना आरामदायक है और उसका रंग और डिज़ाइन कैसा है, इस पर ध्यान दें। और आखिर में ये ज़रूर देख लें कि वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से है या नहीं। अच्छा, फर्नीचर खरीद तो लिया, पर बस इतना ही काफ़ी नहीं है। उसे सही तरीके से रखना, सही जगह पर रखना भी उतना ही ज़रूरी है। तो अब हम बात करेंगे उन बुनियादी सिद्धांतों की जो एक अच्छे फर्नीचर अरेंजमेंट की नींव होते हैं। एक अच्छे से सजे हुए कमरे के कुछ नियम होते हैं। पहला, बैलेंस यानी संतुलन बनाए रखें ताकि कोई एक कोना ज्यादा भरा भरा न लगे। दूसरा, आने जाने के लिए पूरी जगह छोड़ें। तीसरा, सादगी, याद रखें लेस इज मोर। चौथा, फर्नीचर का साइज कमरे के हिसाब से होना चाहिए। और सबसे जरूरी, खिड़कियों को कभी ब्लॉक न करें ताकि रोशनी और हवा आती रहे। तो अब जब हमने ये सिद्धांत समझ लिए हैं, तो चलिए इन्हें घर के अलग अलग कमरों में लगाकर देखते हैं। बात करते हैं कि लिविंग रूम, बेडरूम और किचन में फर्नीचर को कैसे अरेंज करना चाहिए। लिविंग रूम या बैठक की बात करें तो सोफे को दीवार के साथ लगाना एक अच्छा आइडिया है। इससे ना कमरा खुला खुला लगता है। सेंटर टेबल बिल्कुल बीच में रखें और टीवी को सही ऊंचाई पर लगाएं ताकि उसे देखने में गर्दन पर जोर ना पड़े। अब आते हैं बेडरूम पर। यहाँ भी बिस्तर को किसी एक दीवार के साथ रखना सबसे अच्छा रहता है। इससे कमरे में खुलापन बना रहता है। अलमारी को किसी कोने में सेट करें और ड्रेसिंग टेबल को खिड़की के पास रखें ताकि नेचुरल लाइट का पूरा फायदा मिल सके। डाइनिंग रूम में तो सीधा सा हिसाब है, डाइनिंग टेबल हमेशा बीच में होनी चाहिए। और किचन में वर्क ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट याद रखें, मतलब आपका गैस स्टोव, सिंक और फ्रिज, ये तीनों मिलके एक त्रिकोण बनानी चाहिए। यकीन मानिए, इससे किचन में काम करना बहुत आसान और तेज हो जाता है। चलिए अब थोड़ा मॉडर्न टच की बात करते हैं। आजकल वेस्टर्न स्टाइल लिविंग रूम का चलन बहुत ज्यादा है। तो आखिर इसमें ऐसा क्या खास होता है, आइए देखते हैं। ये स्टाइल आराम और सादगी पर बहुत जोर देती है। जरा सोचकर देखिए, एक बड़ा आरामदायक एल शेप का सोफा, एक सिंपल सी सेंटर टेबल, चाहे कांच की हो या लकड़ी की, और सजावट के नाम पर बस कुछ पौधे या एक दो पेंटिंग्स। ये सब मिलकर एक बहुत ही मॉडर्न और शांत माहौल बनाते हैं। कभी सोचा है कि एक खाली मकान और एक प्यारे से घर में आखिर फर्क क्या होता है? वो फर्क होता है साज सामान का, है ना? तो आज चलिए इसी जादू को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे कुछ छोटी छोटी चीजें हमारी रहने की जगह को एक बिल्कुल नई पहचान दे देती हैं। अच्छा, तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये साजो सामान मतलब फर्निशिंग्स होता क्या है। फिर हम बात करेंगे कालीनों की और फिर रोशनी की, क्योंकि लाइट का भी अपना एक अलग ही खेल है। इसके बाद देखेंगे कि हर कमरे के लिए कैसी लाइटिंग सही रहती है। और हाँ, सबसे आखिर में इन सब चीजों को साफ सुथरा कैसे रखें, ये भी जानेंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल के साथ। ये साज सामान आखिर है क्या? आइए घर की सजावट की इन जरूरी चीजों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। अगर मैं कहूँ फर्निशिंग्स या साज सामान, तो मन में सबसे पहले क्या ख्याल आता है? क्या ये सिर्फ कुछ चीजें हैं या फिर इससे कुछ ज्यादा? देखिए, बहुत आसान शब्दों में कहें तो साज सामान वो हर चीज है जो एक घर में जान डाल देती है। जैसे फूलदान में रखे फूल, दीवारों पर लगी तस्वीरें जो कुछ याद दिलाती हैं, हवा से हिलते पर्दे, सोफे पर रखे वो आरामदायक कुशन, ये सब मिलकर ही तो घर को घर बनाते हैं। लेकिन एक मिनट, ये चीजें सिर्फ घर को सुंदर बनाने के लिए नहीं होती। इनका काम इससे कई बढ़कर है। ये हमारी पर्सनैलिटी को दिखाती हैं, है ना? घर में एक पॉजिटिव, एक खुशनुमा माहौल बनाती हैं और खाली कोनों को भरकर उन्हें एक मतलब देती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिस पर हम चलते भी हैं, बैठते भी हैं, लेकिन अक्सर उसे उतना ध्यान नहीं देते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कालीन और दरियों की। चलिए समझते हैं कि ये फर्श पर बिछी चीजें कितनी जरूरी हैं। जरा सोचिए, सर्दियों की एक सुबह में ठंडे फर्श की जगह एक नर्म, गर्म कालीन पर पैर रखना कैसा महसूस होता है?
कालीन सिर्फ फर्श को सुंदर नहीं बनाते, बल्कि हमें ठंड से बचाते हैं, एक आरामदायक एहसास देते हैं, और तो और वो कमरे में गूंजती आवाज़ों को भी कम करते हैं, जिससे घर में शांति बनी रहती है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हर ज़रूरत और बजट के लिए कुछ न कुछ मौजूद है, चाहे वो ट्रेडिशनल ऊनी कालीन हो या रोज़ के इस्तेमाल के लिए हल्की फुल्की सूती दरियाँ। आजकल तो सिंथेटिक कालीन भी आते हैं, और हाँ, मैट और चटाई का ऑप्शन तो है ही। तो फर्श की बात तो हो गई, अब जरा नजरें ऊपर उठाते हैं और बात करते हैं रोशनी की। लाइट सिर्फ देखने में मदद नहीं करती, ये पूरे घर का मूड सेट करती है। सही लाइटिंग घर का माहौल बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। अब देखिए, लाइट दो तरह की होती है। एक तो है नेचुरल लाइट, मतलब सूरज की रोशनी, जो घर में एक ताजगी और गर्मी लाती है, और दूसरी है आर्टिफिशियल लाइट, यानी बल्ब, ट्यूबलाइट और एलईडी। ये रात में काम आती है, और इसकी खास बात यह है कि हम इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से कहीं भी लगा सकते हैं। तो सवाल ये है कि एक अच्छी लाइटिंग इतनी ज़रूरी क्यों है? अरे भाई, ये सिर्फ अंधेरा ही तो दूर नहीं करती, ये हमारी आंखों को भी बचाती है, हमारे काम को आसान बनाती है, घर की खूबसूरती में चार चांद लगाती है, और एक ऐसा माहौल तैयार करती है जहां हमें सुकून मिलता है। चलिए, अब कुछ प्रैक्टिकल बात करते हैं। घर के हर कमरे की ज़रूरत अलग होती है, तो जाहिर है कि लाइटिंग भी अलग अलग होनी चाहिए। इसे ऐसे समझिए, जैसे लिविंग रूम में जहां मेहमान आते हैं, वहां हमें थोड़ी ब्राइट और डेकोरेटिव लाइट्स चाहिए होती हैं। किचन में सब्जी काटने जैसा काम होता है, तो वहां तेज और साफ रोशनी चाहिए। वहीं बेडरूम में आराम करना होता है, तो वहां हल्की सॉफ्ट लाइट अच्छी लगती है। और स्टडी रूम में, वहां तो तेज रोशनी और एक टेबल लैम्प का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो हमने घर तो सजा लिया, लेकिन असली काम तो अब शुरू होता है, इसे हमेशा ऐसा ही खूबसूरत बनाए रखने का। तो अब हम बात करेंगे अपने साज सामान, खासकर कालीनों की देखभाल के बारे में। तो मुद्दा ये है कि इन महंगे और खूबसूरत कालीनों को साफ कैसे रखा जाए? क्या करें कि ये सालों साल बिल्कुल नए जैसे दिखें? इसका जवाब ना 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में छिपा है। पहला, रोजाना की सफाई। रोज झाड़ू या वैक्यूम क्लीनर से धूल हटाइए। दूसरा, धूप दिखाना, मतलब समय समय पर इन्हें धूप में जरूर सुखाना चाहिए। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, वो है स्पॉट क्लीनिंग, यानी जैसे ही कोई दाग लगे उसे फौरन साफ कर दीजिए, इंतजार मत कीजिए। और हाँ, कुछ बातें और हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, जैसे सफाई में बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल ना करें, इससे कालीन खराब हो सकता है। धूप दिखाना तो ज़रूरी है ही। और एक और बात, भारी फर्नीचर को एक ही जगह पर बहुत लंबे समय तक ना रखें, नहीं तो कालीन पर निशान पड़ जाते हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि साज सामान सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये हमारे घर की आत्मा है। यही तो है जो चार दीवारों को खूबसूरती, आराम और एक पर्सनालिटी देती हैं, जिसे हम गर्व से अपना घर कहते हैं। कभी सोचा है कि कैसे कुछ छोटी छोटी चीजें किसी सादे से कमरे को एक बिल्कुल जिंदा दिल घर में बदल सकती हैं? आज हम घर को सजाने की इसी कला के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कैसे सही एक्सेसरीज किसी भी जगह को एक नई जान दे सकती हैं। तो यहीं से शुरू करते हैं। एक मकान को घर आखिर बनाता क्या है? क्या सिर्फ 4 दीवारें और एक छत, या फिर कुछ और? असल में इसका जवाब ना अक्सर हमारी पसंद की छोटी छोटी चीजों और सोच समझकर की गई सजावट में ही छिपा होता है। तो गृह सज्जा का असली मतलब क्या हुआ? देखिए, ये सिर्फ सुंदर चीजें रखने के बारे में नहीं है। ये एक ऐसा माहौल बनाने की कला है जो न केवल देखने में अच्छा लगे, बल्कि आरामदायक भी हो। क्योंकि हमारा घर हमारे मानसिक सुकून पर बहुत गहरा असर डालता है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये उपसाधन आखिर है क्या, जो किसी भी खूबसूरत कमरे की, कह सकते हैं, नींव होते हैं। उपसाधन मतलब वो सारी चीजें जिनका इस्तेमाल हम घर की सजावट और सुंदरता को बढ़ाने के लिए करते हैं। जैसे कि मान लीजिए पेंटिंग्स हो गईं, शीशे, घड़ियां, फूल, अरे यहाँ तक कि घर की लाइटिंग भी। ये सब मिलकर ही तो घर को एक पर्सनालिटी देते हैं। लेकिन ये इतने जरूरी क्यों है? जरा सोचिए, ये सिर्फ सजावट की चीजें थोड़ी हैं। ये कमरे में एक बैलेंस लाते हैं, एक आरामदायक सा माहौल बनाते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये हमारी कहानी कहते हैं, हमारे व्यक्तित्व को दिखाते हैं। आइए अब एक बहुत ही कॉमन एक्सेसरी पर थोड़ा डीप डाइव करते हैं, मतलब तस्वीरें और पेंटिंग्स।
देखते हैं कि दीवारों की सजावट में इनका रोल आखिर है क्या। एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि चित्र और पेंटिंग घर की सजावट का सबसे जरूरी हिस्सा हैं। ये दीवारों को जिंदा कर देते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। ये खाली दीवारों में जैसे जान डाल देते हैं और पूरे कमरे को एक कहानी दे देते हैं। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है कि हर कमरे का ना अपना एक मूड होता है और आर्ट को उससे मैच करना चाहिए। जैसे लिविंग रूम में वहाँ बड़े रंगीन चित्र अच्छी एनर्जी लाते हैं, जबकि बेडरूम में हमें शांत और छोटे चित्र चाहिए जो आराम का एहसास दें। इसी तरह किचन में फलों या नेचर के सीन और स्टडी रूम में कुछ इंस्पिरेशनल, सही माहौल बनाने के लिए। तो हमने तस्वीरों के बारे में तो जान लिया, पर क्या कोई ऐसा यूनिवर्सल गाइड है, कोई ऐसा नियम जो हर तरह की एक्सेसरी को चुनने पर लागू हो? चलिए देखते हैं। किसी भी चीज को चुनने से पहले इन 5 बातों पर गौर करना बहुत जरूरी है। पहला, कमरे का मकसद क्या है? आराम के लिए है या काम के लिए? दूसरा, कलर कोऑर्डिनेशन, क्या वो चीज मौजूदा रंगों और स्टाइल से मेल खा रही है? तीसरा, क्वालिटी, क्या वो लंबे समय तक चलेगी? चौथा, सेफ्टी, खासकर अगर घर में बच्चे हैं तो ये बहुत जरूरी है। और आखिर में 5वां, क्यों ना कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जाए। पिक्चर्स के अलावा भी बहुत कुछ है। अब बात करते हैं कुछ और जरूरी चीजों की, जैसे रोशनी, शीशे और फूल। ये सब मिलकर कमरे के माहौल को बनाने में एक बहुत अहम रोल निभाते हैं। शीशे तो जैसे जादू कर सकते हैं। ये सिर्फ देखने के काम नहीं आते, बल्कि अगर सही जगह पर लगाए जाएं तो एक छोटे से कमरे को भी बड़ा और रोशन दिखा सकते हैं। कमाल है ना? और घड़ियों का क्या? उनका काम सिर्फ टाइम बताना तो है नहीं। एक सुंदर सी घड़ी दीवार पर एक स्टाइल स्टेटमेंट बन सकती है जो पूरे कमरे की सजावट को पूरा कर दे। रोशनी की ताकत को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। देखिए, जो नेचुरल लाइट होती है वो कमरे को खुला खुला हवादार बनाती है, और रात के लिए सही आर्टिफिशियल लाइट्स जैसे एलईडी लाइट्स या लैम्प्स ये न केवल एनर्जी बचाते हैं बल्कि खूबसूरती भी बढ़ाते हैं। और हाँ, फूलों के बिना तो कोई भी सजावट अधूरी सी लगती है। जैसा कि कहा गया है, फूलों की सजावट कमरे में ताजगी और कुदरती खूबसूरती लाती है, जिससे एक पॉजिटिव और खुशनुमा माहौल बनता है। और ये बात असली और आर्टिफिशियल दोनों तरह के फूलों पर लागू होती है। वो जगह में एक जान डाल देते हैं। और अब चलिए देखते हैं कि आज के ज़माने में, मतलब मॉडर्न एज में, टेक्नोलॉजी कैसे घर की सजावट को एक बिल्कुल नया रूप दे रही है। आज हमारे पास क्या क्या नहीं है। स्मार्ट लाइटिंग है जिसे हम अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं। डिजिटल फोटो फ्रेम्स हैं जिनमें तस्वीरें अपने आप बदलती रहती हैं। 3D वॉल स्टिकर्स हैं जो दीवारों को एक अलग ही डायमेंशन देते हैं। साथ ही सिरेमिक, मेटल या एल्यूमिनियम से बनी मॉडर्न मूर्तियां भी आजकल बहुत पसंद की जा रही हैं। लेकिन इन सारे नियमों और ट्रेंड्स से भी ऊपर एक बात है जो याद रखना सबसे ज़रूरी है, कि हमारी सजावट हमारी अपनी होनी चाहिए। उसे हमारी पसंद, हमारी पर्सनैलिटी को दिखाना चाहिए, क्योंकि तभी तो एक मकान सच में घर बनता है। करते हैं एक ऐसी शिक्षा की जो क्लासरूम की 4 दीवारों से बाहर निकलकर सीधे लोगों तक पहुंचती है। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जो ज्ञान को खेतों और घरों तक लेकर आता है। चलिए आज इसी अनोखे कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर शिक्षा खुद चलकर हमारे पास आए। स्कूल तक जाने के बजाय अगर ज्ञान और नई नई तकनीकें सीधे हमारे समुदाय, हमारे काम करने की जगह तक पहुंच जाएं तो बस यही वो बड़ा आइडिया है जिसे हम प्रसार शिक्षा या एक्सटेंशन एजुकेशन कहते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पर एक छोटी सी नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम इसका एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इसके मकसद और फिलॉसफी को समझेंगे, उसके बाद जानेंगे कि ये काम कैसे करता है, इसका असर कहाँ कहाँ होता है, और आखिर में देखेंगे कि ये हमारी रेगुलर फॉर्मल एजुकेशन से अलग कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। इसका परिचय समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये किस तरह की स्कूली शिक्षा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सीधी भाषा में कहें तो प्रसार शिक्षा वो प्रोसेस है जो ज्ञान और नई तकनीकों को समाज के अलग अलग हिस्सों तक, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में ले जाती है। और इसका मकसद बस एक, लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना। मतलब साफ है, ये कोई क्लासरूम वाली पढ़ाई नहीं है, बल्कि लोगों को उनके अपने माहौल में प्रैक्टिकल नॉलेज देने का एक ज़बरदस्त तरीका है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात है, इसका मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है,
नहीं, असली लक्ष्य है लोगों के सोचने के तरीके, उनके स्किल्स और उनके व्यवहार में एक पॉजिटिव बदलाव लाना। ये सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को इस्तेमाल करना सिखाना है। अच्छा, अब इसके दूसरे हिस्से पर चलते हैं, यानी इसके उद्देश्य और फिलॉसफी। मतलब ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे तरीके के पीछे की सोच क्या है, इसका क्यों क्या है। देखिए, इसके कई मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, लोगों के ज्ञान को बढ़ाना। दूसरा, उनके व्यवहार में एक अच्छा बदलाव लाना। तीसरा, उनके रहन सहन के तरीके को सुधारना। फिर आता है आर्थिक विकास में मदद करना, उनमें लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करना, और शायद सबसे जरूरी, उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करना। ये सब मिलकर एक ही बड़े लक्ष्य की तरफ काम करते हैं, और वो है समुदाय का सशक्तिकरण। ये जो कोट है ना, ये पूरी बात का सार बता देता है। मुख्य उद्देश्य व्यक्ति, परिवार और समुदाय का समग्र विकास है। इसका मतलब है कि फोकस सिर्फ किसी एक इंसान पर नहीं, बल्कि व्यक्ति से लेकर पूरे समाज के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर है। और इसकी फिलॉसफी बहुत ही सरल और पावरफुल है। ये इस विश्वास पर आधारित है कि हर इंसान में सीखने और आगे बढ़ने की क्षमता होती है। ये किसी के बैकग्राउंड को देखे बिना हर किसी को विकास के बराबर मौके देने की बात करती है। तो हमने क्यों तो समझ लिया, अब आते हैं कैसे पर। हमारे तीसरे सेक्शन में हम देखेंगे कि वो कौन से वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं, यानी वो कौन से सिद्धांत हैं जो इस आउटरीच को इतना कामयाब बनाते हैं। यहाँ कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सिद्धांत काम करते हैं। पहला है आवश्यकता का सिद्धांत, मतलब जो भी प्रोग्राम हो वो लोगों की असली ज़रूरतों पर आधारित हो। दूसरा, रुचि का सिद्धांत, यानी प्रोग्राम इतना दिलचस्प हो कि लोग खुद जुड़ें। तीसरा, सहभागिता का सिद्धांत, मतलब लोग सिर्फ सुने नहीं बल्कि उसमें हिस्सा भी लें। चौथा है सरलता, यानी बातें इतनी आसान हो कि आराम से समझ आ जाएं। और पांचवा, स्थानीय नेतृत्व, जिसमें कामयाबी के लिए लोकल लीडर्स को शामिल किया जाता है। लेकिन इन सब में जो सबसे जरूरी सिद्धांत है वो है लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना। ये थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल अनुभव पर जोर देता है, क्योंकि जब लोग कोई काम खुद अपने हाथों से करते हैं तो वो उसे हमेशा के लिए सीख जाते हैं। तो अब हम जानते हैं कि ये कैसे काम करता है। चलिए इसके चौथे हिस्से में इसका दायरा और प्रभाव देखते हैं, मतलब कि ये कहाँ और किन किन चीज़ों पर असर डालता है। ये डोनट चार्ट दिखाता है कि इसका इस्तेमाल कितने अलग अलग क्षेत्रों में होता है। देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा 40% कृषि में है, यानी किसानों को नई तकनीक सिखाने में। फिर 25% गृह विज्ञान के क्षेत्र में है, जिससे परिवारों, खासकर महिलाओं को बहुत मदद मिलती है। और बाकी का हिस्सा स्वास्थ्य, शिक्षा, सहकारिता और युवा और महिला विकास में बटा हुआ है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि ये फील्ड मल्टी डिसिप्लिनरी है। इसका मतलब है ये सिर्फ एक विषय तक ही सीमित नहीं है। समाज को समझने के लिए ये सोशियोलॉजी से मदद लेती है, लोगों के व्यवहार को समझने के लिए साइकोलॉजी से, और आर्थिक पहलुओं के लिए इकोनॉमिक्स जैसे विषयों से भी ये जुड़ी हुई है। अच्छा, इसको और भी अच्छी तरह समझने के लिए अब इसकी तुलना उस एजुकेशन से करते हैं जिसे हम सब जानते हैं, यानी हमारी फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या फ़र्क है। स्क्रीन पर दोनों के बीच का अंतर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है फॉर्मल एजुकेशन, जो स्कूल कॉलेज में होती है, जिसका सिलेबस और टाइम टेबल एकदम फिक्स होता है और जिसके आखिर में एक सर्टिफिकेट मिलता है। वहीं दूसरी तरफ है इनफॉर्मल एजुकेशन, जो कहीं भी हो सकती है, जो ज़रूरत के हिसाब से फ्लेक्सिबल होती है, जिसका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता और जिसमें सर्टिफिकेट मिलना ज़रूरी नहीं है। तो अब यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये निकल कर आती है कि प्रसार शिक्षा असल में इसी इनफॉर्मल एजुकेशन का एक बहुत ही असरदार तरीका है। ये पारंपरिक शिक्षा के बंधनों को तोड़कर ज्ञान को सबके लिए आज़ाद और सुलभ बनाती है। एडम्स का ये कोड पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में बहुत खूबसूरती से बताता है। यह एक प्रक्रिया है जो लोगों को अपनी मदद खुद करने के लिए प्रेरित करती है। यानी ये सिर्फ मदद देना नहीं है, बल्कि लोगों को इतना काबिल बनाना है कि वे अपनी समस्याएं खुद सुलझा सकें।